हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि प्रणव दा का जो रिश्ता वो सिर्फ देश के साथ, हमारे और आपके साथ, उनके साथ तमाम राजनीतिक नेताओं के साथ तो खास रहा ही, लेकिन आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज के साथ भी ये रिश्ता बहुत अहम, बहुत खास रहा। देखिए आप। प्रणव दा वैसे तो देश के थे, लेकिन एबीपी न्यूज से उनका रिश्ता खास रहा। न जाने कितने मौके आए जब वो हमारे चैनल पर आए और अपने दिल की बातें की, जीवन को लेकर अपने फलसफे को समझाया। लेकिन दिल की एक बात थी जो हर बार वो एबीपी न्यूज पर कहते रहे। वो बात हिंदी को लेकर थी। दादा को लगता था कि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। आपका व्यूअर से मुझे माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए। नहीं दादा, बहुत अच्छी हिंदी बोली आपने। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हिंदी बोलते रहें, आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ये एडवाइस तो मैं आपको बिल्कुल मान लूंगा। मुझे हिंदी इम्प्रूव करना होगा, ये मैं मानता हूँ। बहुत गलत हिंदी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी बोलना चाहिए, हिंदी सीखना चाहिए, हिंदी में फ्लुएंट होना चाहिए, ये मानने के लिए तैयार है। दादा वैसे तो राजनेता थे और सियासत की नब्ज को सबसे अच्छे से जानते थे, लेकिन किताबें पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए मौका मिलता तो वो चूकते नहीं। ये एक सेटिस्फेक्शन है कि मुझे पढ़ने का कुछ टाइम मिलेगा, खास करके दिस टू यूपीए 1 यूपीए 2 ये जब सरकार बना तब प्रेशर वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया, इसलिए पढ़ने का टाइम थोड़ा कम हो गया। सक्रिय राजनीति को प्रणव दा ने 2012 में इसलिए अलविदा कह दिया क्योंकि वो देश के प्रथम नागरिक बने, लेकिन उनके मन में अपने भविष्य को लेकर पहले से प्लान था, जो उन्होंने सिर्फ एबीपी न्यूज से साझा किया। ये मैंने कैलकुलेट किया, मैं अभी 76 प्लस 77 में कंप्लीट करूंगा दिसंबर में, जुलाई महीना में। I have completed 76 years in so उसी टाइम मैंने सोचा जब 2014 में मेरे एज होगा 79, so at that age whether it would be possible for me, that's why I said that I feel that it is my time for retirement, because बहुत सारे लोग they started their membership in parliament or political career in mid 40s, 40, 45, 50। मैं सन भी वो लेजिस्लेचर में आया 55 में, 54 में। मैं तो 34 में पार्लियामेंट में आ गया, तो 20 साल तो मेरे उधर से ही चला गया, इसलिए मैंने सोचा जी काफी लंबा दे दो। लेकिन दादा की बोली में प्यार और झलका जब एबीपी के मंच पर वो कोलकाता में हमारे कार्यक्रम में आए। वहाँ प्रणव दा ने बताया कि उन्हें कौन पसंद करता है और कौन नापसंद, और राजनीति के पिच पर आखिर वो टिके कैसे रहे। যে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক জীবনে আমার একটা ধারণা ছিল যে আমাকে বোধহয় বেশি মানুষ পছন্দ করেন না। ধারণাটার কারণ অন্য কিছু নয়, আমি দুবার সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলাম। জীবনের প্রায় সন্ধ্যায়, কেননা 72 বছর বয়স হয়ে গেছে, অনেক দিন আছি রাজনীতিতে। রুশি আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত বন্ধু, তার সঙ্গে গল্প করছিলাম যে রাজনীতিতে ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রেট অফ মর্টালিটি, অর্থাৎ মরণের হার খুব বেশি। খুব তাড়াতাড়ি সংসদীয় রাজনীতির অবসান ঘটে। তা আমি যে কোনো কারণেই হোক অনেক দিন টিকে আছি, কখনো কখনো আউট হয়েছি, কিন্তু আবার ক্রিজে ফিরে এসেছি। वैसे तो प्रणव दा देश के पहले नागरिक रहे, देश और दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, लेकिन बंगाल की धरती पर जब एबीपी का मंच मिला तो उनके दिल की बात जुबां पर आ गई। बोल पड़े, मैं पक्का बंगाली हूँ। আমি বাঙালি,
বাঙালি হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছি, ছিলাম, আছি, থাকব এবং বাঙালি হিসাবে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করব। নমস্कार। वाकई प्रणव दा कमाल की शख्सियत थे, इसलिए जब अपना आखिरी इंटरव्यू उन्होंने एबीपी के साथ रिकॉर्ड किया तो अपनी कमियां और जीवन की मजबूरियां बताने से नहीं रुके। When she entered into school, I think I was busy for first few years as minister. Did it well, reasonably well, not very well, but reasonably well. Mainly she used to do it with her mother. Not, in fact, both my son and girl, they were attached to their mother than to me. So I don't spend much time to look after. कम ही लोग ऐसे होते हैं जो साफ गोई से अपने जीवन की बातें सामने रख देते हैं। दादा ऐसे ही थे, बेबाक, स्पष्टवादी। तभी तो उन्हें हम सबका इतना प्यार मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। तो आपने हमारी ये खास रिपोर्ट देखी राजनीति के अजात शत्रु, और राजनीति के अजात शत्रु इसलिए क्योंकि धुर विरोधी आलोचक भी आज प्रणव दा की तारीफ कर रहे हैं, उनसे राय ली गई। हमेशा राजनीति जिस तरीके की प्रणव दा ने की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं जिस तरीके से प्रणव दा से वो मिलने गए जब दूसरे टर्म का प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला था। और ये आखिरी इंटरव्यू, ये हम आपको बता रहे हैं, ये 2019 में दिया गया आखिरी इंटरव्यू है जो किसी भी चैनल को दिया गया। 26 दिसंबर 2019 का ये आखिरी इंटरव्यू प्रणव दा का हम आपको सुनवा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से उनके राजनीति करने का तरीका रहा, जो राजनीति में उनका कद रहा, उसकी कोई सानी नहीं है। अलग विचारधारा से आने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने भी जब उनके घर उनसे मिलने पहुंचे तो उनके चरण स्पर्श किए। भारत रत्न से उन्हें एनडीए सरकार में नवाजा गया। जो परिपक्वता उनके पास थी, और विजय विद्रोही भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, जिस तरीके से प्रणव दा स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे, जिस तरीके की राजनीति वो करते थे, मुंह पे सपाट आपको अपनी बात कहते थे, शायद इसीलिए वो औरों से उनको अलग करता है उनका ये राजनीति का तरीका। जी हाँ शोभना, और यही वजह है शायद कि किसी भी पार्टी के नेता हों, उनके प्रणव दा के लिए हमेशा हमने सम्मान का भाव ही देखा। एक पत्रकार के तौर पे जब उन्हें हम कवर करते रहे तो ये उनकी जो बेबाक बोलने का अंदाज था, इससे कई बार वास्ता भी पड़ा, और हम पत्रकार भी जो थे वो कहीं ना कहीं वो इंतजार करते थे कि प्रणव दा कब बाहर निकलेंगे, कुछ उनसे बात हो, कुछ जानकारी मिले। क्योंकि अगर हम जिस दौर में प्रणब मुखर्जी सबसे ज्यादा सक्रिय थे सरकार के अंदर, जो मनमोहन सिंह सरकार थी, उस दौरान अगर आप देखें तो जितनी भी कमेटीज थी, जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते थे, उसमें प्रणब मुखर्जी की अहम भूमिका होती थी। और वैसे में देखें तो चाहे वो फैसले का सेंटर हो या खबरों का सेंटर हो, प्रणब मुखर्जी ही होते थे। तो नेताओं के लिए भी प्रणब मुखर्जी उतने ही महत्वपूर्ण थे जितने कि हम पत्रकारों के लिए, कि उनसे हमें सरकार के फैसलों की, रणनीति की, या किसी भी तरह की अगर राजनीतिक अगर वो चल रही है, दांवपेच चल रही है, छोटे मोटे अगर कुछ गठबंधन में मसले हैं, तो उसकी जानकारी हमें प्रणब दा से ही मिलेगी। बिल्कुल। विजय विद्रोही का मैं रुख करना चाहूंगी। विजय विद्रोही जिस खास तरीके की राजनीति वो करते थे, संकट मोचक कहे जाते थे, और तो और युवा नेता, वृद्ध नेता, उनके साथ के नेता सब उनसे राय लेने के लिए पहुंचते थे। जिस खास तरीके की राजनीति की मैं बात कर रही हूँ, यही उनको अलग करता था सबसे। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं। संकट मोचक के रूप में उनकी भूमिका 2 तरह से थी। एक तो मनमोहन सिंह की दोनों समय की गठबंधन की सरकार थी, ऐसे में गठबंधन के साथियों को खुश करना था, और दूसरा पार्टी के अंदर जो संकट उठते रहते थे, सरकार के अंदर जो संकट उठते रहते थे, उन संकटों से मनमोहन सिंह को उबारना था। 2-3 किस्से हैं इसमें कि जैसे बाबा रामदेव को वो की अगवानी करना वो नहीं चाहते थे, उसके बावजूद वो एयरपोर्ट पर गए, यानी सरकार ने जो फैसला किया था उसके साथ बंधे रहे, लेकिन तब भी वो अन्ना हजारे के आंदोलन का एक समाधान निकले, इसकी वो कोशिश करते रहे। और जो संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाएगा, लोकपाल पर संसद कुल मिलाकर अपना एक संकल्प प्रस्ताव पारित करेगी, ये सब भी प्रणब मुखर्जी की ही दिमाग की देन था। जब 2008 के अंदर 60,000 करोड़ का कर्ज माफी की बात थी, तब भी उनकी बहुत बड़ी इसमें एक भूमिका थी, और
उसके बाद अमेरिका के साथ जब परमाणु करार किया गया था और लेफ्ट ने मनमोहन सिंह सरकार का साथ छोड़ दिया था, ऐसे में सरकार जाती जाती लग रही थी, लेकिन तब भी उन्होंने मनमोहन सिंह का मनोबल बनाए रखा था और मुलायम सिंह यादव के साथ जो 38 सांसद थे उनको किस ढंग से जोड़ा जाए उसमें भी उनकी एक बड़ी भूमिका रही थी। और इसमें वो कामयाब इसलिए हो पाए थे क्योंकि सभी दलों के साथ उनके संबंध अच्छे थे और आड़े वक्त में उनका एक जी अपनी बात पूरी कीजिए विजय। तो मैं कह रहा था कि ये इसलिए भी वो कामयाब हो पाए थे क्योंकि सभी पार्टियों के साथ उनके संबंध अच्छे थे, दूसरी पार्टियों के साथ, और वो वक्त जरूरत उनका कैसे सियासी फायदा उठा सकते हैं ये भी अच्छी तरह से जानते थे। और यूपीए 2 के समय जब उन्होंने रिटायरमेंट की बात की, जब राष्ट्रपति की बात की, तो मैंने आपको पहले भी बताया, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, एक ही सेंटेंस ने सारा खेल साफ कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि मैं सुबह 3 किलोमीटर रोज पैदल चलता हूं, मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है और राष्ट्रपति भवन का लॉन बहुत बड़ा है। ठीक है संगीता जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगी। लंबा अनुभव आप लोगों का रहा है, तमाम बार आप प्रणब दा से मिले भी हैं। जिस तरीके का उनका तरीका था, क्या युवा नेता, क्या वृद्ध नेता, क्या उनके साथ का नेता उनसे राय लेता था, लेकिन जिस तरीके की राजनीति प्रणब दा करते थे, क्या लग रहा है कि आज एक उस राजनीति का अंत है? बिल्कुल शोभना, क्योंकि देखिए तो प्रणब दा की जो राजनीति अगर उसके आसपास देखें, ये बातचीत वाली, डायलॉग वाली राजनीति है। इसीलिए अगर आरएसएस अपने मंच पे उनको बुलाता है तो वो वहां भी जाते हैं और वहां पर जाके वो जो भारत की जो खासियत है बहुलतावाद, उसकी बात करते हैं कि हम अनेकता में एकता की बात करते हैं। तो ये उस पीढ़ी के नेता हैं जहां पर की बातचीत को, अपनी बात कहने को, अपने जो कहें कि आइडियोलॉजी को, उसको अहमियत दी जाती है, उसको किसी भी मंच से कहने में कोई संकोच नहीं होता। और जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कोई बड़े से बड़ा फैसला लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था। और प्रणब दा जो मुकाम उन्होंने पाया, कोई लक्ष्य ऐसा नहीं था जिसको वो नहीं पा सके। सिर्फ एक कमी रह गई तो वो प्रधानमंत्री पद की कमी रह गई। राष्ट्रपति के तौर पर रिटायर होने वाले भारत रत्न प्रणब मुखर्जी क्या देश के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते थे? ये पार्टी की राजनीति थी या प्रणब दा की किस्मत जिसके चलते ऐसा नहीं हो सका? इस बात पर चर्चा उनके चले जाने के बाद भी होती रहेगी। काश मनमोहन सिंह जी की जगह पर अगर प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री शायद बनाए होते तो शायद इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, क्योंकि वो जमीन से जुड़े इंसान थे, वो समस्याओं को जानते थे, समस्याओं के समाधान के लिए रास्ते खोज सकते थे। पीएम मोदी की तरह देश का एक बड़ा तबका मानता रहा कि प्रणब दा पीएम मटेरियल थे। नेहरू से लेकर सोनिया और राहुल का दौर उन्होंने देखा, लेकिन कुछ ऐसा था जो उनकी किस्मत के आड़े आता रहा। बाकी तो छोड़िए, सन 2012 में खुद प्रणब दा को भी लग गया था कि वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। प्रणब दा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी कोलिशन ईयर्स के पेज नंबर 208 पर लिखा है, 2 जून 2012 को सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद मैं लौटा तो मुझे धुंधला सा लगा कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए यूपीए का उम्मीदवार बनाने की सोच सकती है। मुझे लगा कि अगर मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाता है तो शायद वो मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुने। हालांकि बाद में कई मौके पर वो बार बार ये दोहराते रहे कि उस वक्त कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने जो कुछ भी किया वो सही किया था, वो सबसे बेहतर फैसला था। ये डिसीजन तो पार्टी का ही डिसीजन है। जब मेरे नाम पर चर्चा हो रहा था, सोनिया जी मुझे पूछा, मैंने कहा जब मैं ये कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं कौन सा काम करूँगा, कौन सा जिम्मेदारी मेरे पर आएंगे, ये डिसीजन लेने का जिम्मेदारी आपका है। आप जो भी डिसीजन लेंगे मैं वो डिसीजन मानूंगा। ऐसा विषय नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बना, पार्टी का जो निर्णय ये ठीक नहीं था, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानता हूँ 2004 में जब यूपीए सरकार बना, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, सोनिया जी को ऊपर लोगों ने कॉन्फिडेंस रिपोज किया, यूपीए उनको लीडर इलेक्ट किया, बनने वाली थी उन्होंने सोनिया जी,
लेकिन उन्होंने जब निर्णय कर चुका था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे, तो मेरे हिसाब से उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा था। सबसे काबिल आदमी जो हमारा बीच में थे, एक विद्वान पंडित, इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस भी था। 8 साल प्रतिपक्ष का नेता था राज्यसभा में, उसके पहले 5 साल देश के वित्त मंत्री था। बहुत सारे काम तो किया, लेकिन इतना अनुभवी व्यक्ति को सिलेक्ट करना बहुत अच्छा हो। ये प्रणब दा का बड़प्पन है, क्योंकि खुद मनमोहन सिंह भी मानते रहे कि उस वक्त प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार प्रणब दा ही थे। 2004 and Sonia ji chose me to be the Prime Minister, and Pranab ji was the most distinguished colleague that I had. He had every reason to feel a grievance that he was better qualified than I was to become the Prime Minister, but he also knew that I had no choice in the matter. And therefore, that smoothened our relationship. We ran the government as a cohesive team, of which Shri Pranab Mukherjee was the most important member. इतिहास गवाह है कि 5 दशक के राजनीतिक करियर में प्रणब मुखर्जी के पास कम से कम 4 मौके आए, जब लगा कि उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल सकती थी। पहला मौका आया सन 1984 में, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई। प्रणब पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। इंदिरा की हत्या जब हुई, तब वो राजीव के साथ पश्चिम बंगाल में प्रचार कर रहे थे। कहते हैं रास्ते में जब वो राजीव के साथ प्लेन में आ रहे थे, तो राजीव ने पूछा कि इस तरह की इमरजेंसी में प्रधानमंत्री कौन बनता है। प्रणब दा ने कहा कि जो नंबर 2 की भूमिका में हो। सत्ता की खबर रखने वालों की माने तो राजीव के कान भरने वालों ने कहा कि प्रणब दा खुद पीएम बनना चाहते हैं। नतीजा ये कि शपथ ग्रहण राजीव का हुआ और प्रणब दा मंत्रिमंडल से भी बाहर हो गए। प्रणब दा पीएम बन सकते हैं, इस बात के कयास साल 2004 में तब फिर से लगने शुरू हुए, जब सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन तब बाजी अचानक पलट गई और मनमोहन सिंह के हाथों में देश की बागडोर दे दी गई। फिर बारी आई 2009 में। मनमोहन सिंह की सेहत में थोड़ी दिक्कत थी, हार्ट की सर्जरी हुई थी। अनुमान लगने लगा कि क्या सेहत को देखते हुए मनमोहन की जगह किसी दूसरे को सत्ता की बागडोर कांग्रेस दे देगी। प्रणब दा को लेकर फिर से अटकलें शुरू हो गई, लेकिन वो फिर एक बार अनुमान ही साबित हुए। प्रणब दा प्रधानमंत्री नहीं बन सके। चौथी बार ये मौका आया साल 2012 में, जब देश में राष्ट्रपति चुनाव होने थे। चर्चा गर्म थी कि शायद मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस उतारे और उनकी जगह प्रणब मुखर्जी को देश का प्रधानमंत्री बना दे। टू प्रोवाइड द लीडरशिप ऑफ ए कोalition by Congress is difficult as to manage one coalition within and another coalition outside. But nonetheless, that was done, and for 10 years, very successfully, Dr. Manmohan Singh, with the support of the coalition partners, discharged that tremendous responsibility with credit. खैर, प्रणब दा ने राजनीति और सार्वजनिक जीवन में जिन ऊंचाइयों को छुआ, सच पूछिए तो वहां किसी पद विशेष का मतलब नहीं रह जाता है। वो बेमिसाल थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज।